शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर लखनऊ में 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। रोहतास प्रोजेक्ट्स मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। पीयूष रस्तोगी, परेश रस्तोगी के ठिकानों पर यह रेड की गई है। दीपक रस्तोगी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। पीयूष, परेश और दीपक पिछले 4 साल से फरार बताए जा रहे हैं। खरीदारों ने 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी। रोहतास प्रोजेक्ट के खिलाफ 87 एफआईआर दर्ज हैं, जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। ये तीनों ही आरोपी लगातार फरार हैं और प्रोजेक्ट में आम आदमी का पैसा फंसाकर ये गायब हो चुके हैं। पीयूष, परेश और दीपक 4 साल से फरार चल रहे हैं। 6 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। खरीदारों ने 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी। आज 2025 चल रहा है, यानी 4 साल से कुछ अता पता नहीं है इन प्रमोटर्स का और खरीदार अपना पैसा लुटाकर हैरान और परेशान हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। लेकिन रोहतास प्रोजेक्ट्स के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लखनऊ में 6 ठिकानों पर रेड की है। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमारे दर्शकों को रोहतास प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी बातें बताइए। ये प्रोजेक्ट क्या था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितने लोगों का पैसा फंसा और उसके बाद जब ये फरार हुए तो अब कहां कहां छापेमारी हुई है? क्या रोहतास के प्रोजेक्ट्स केवल उत्तर प्रदेश में थे या इससे बाहर भी थे? ये सब विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल राजीव, ये एक फोरसाइट प्रोजेक्ट तैयार किया गया रोहतास के नाम से, और रोहतास प्रोजेक्ट्स के अंदर विलाज, प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स, तमाम तरीके के अलग अलग स्कीम्स के तहत एक हाईटेक सिटी और एक आलीशान घर देने का वादा। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, यानी कुछ और राज्यों में भी रोहतास अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा था। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इसके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। कई बिल्डिंगें अभी भी वजूद में हैं जहां लोग रह भी रहे हैं। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत कई सारे अलग अलग जगहों पर नई नई स्कीम्स लोगों को बताया गया कि उनको इतने सालों में पोजीशन मिलेगा, और फिर ये पूरी कहानी शुरू हुई। लोगों ने जाकर वहां जमीनें ली। पोजीशन की बात जब शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, वक्त मांगना शुरू किया गया और लोग अपनी गाढ़ी जो कमाई है वो उसके पैसे किस्त के तौर पर रोहतास को देते गए। अचानक से रोहतास की तरफ से जवाब आने बंद हुए और लोगों ने फिर धीरे धीरे शिकायतें करना शुरू किया। रोहतास के ऊपर आरोप यह था कि जिस पैमाने पर उन्होंने लोगों से पैसा लिया उस पैमाने पर रिटर्न फाइल नहीं किया गया, उस पैमाने पर काम नहीं हुआ उनके प्रोजेक्ट्स में, और जिसको लेकर ये पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहुंचा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी तादाद में लोग भी परेशान है। रोहतास के कई सारे प्रोजेक्ट्स जो अधूरे हैं, जहां पर लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे, इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए हैं, वो पोजीशन नहीं मिल पाए उनको। और अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों की शिकायतों पर, रेरा में शिकायतों पर, तमाम जगहों पर शिकायतों के बाद ये बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है इस पूरे मामले में। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 6 ठिकानों पर, जहां दीपक रस्तोगी फरार हैं, ऐसी भी बातें चल रही हैं, और ये भी पता चल रहा है कि उनका जो सेल्स ऑफिस था वहां पर पहले छापेमारी की गई और फिर अलग अलग जगहों पर जहां पर भी उनके दस्तावेज, जहां पर भी सेल्स ऑफिस थे, जहां से बैठकर ये पूरा कामकाज होता था, वहां वहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आती थी। अभिषेक, फर्जीवाड़ा कितना बड़ा था, कितना पैसा इन्होंने लोगों का डकार लिया और गायब हो गए, और 4 साल से तीनों गायब हैं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? राजीव, ये एकमात्र ऐसा ही मामला नहीं है, कई बार इस तरह के मामलों में ऐसा ही होता है। कई बार कंपनी को बैंक्रप्सी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि हम तो दिवालिया हो गए भाई, हमारे पास पैसे नहीं है और इसीलिए मजबूरन हमें कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ और मामला है। यहाँ पर धीरे धीरे इन लोगों ने बाहर अपनी पैड बना ली थी दूसरी जगहों पर, भारत से भी बाहर ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और फिर यहाँ से गायब होने के बाद
यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी देकर कंपनी को दिवालिया घोषित करने की बातें की गई। 4 साल से कई सारी FIR दर्ज हो चुकी हैं, कई सारी शिकायतें, कई सारे प्रदर्शन, और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई है जिसमें ये पता चल रहा है कि करोड़ों रुपए से ज्यादा का ये मामला है, जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई को न सिर्फ उनसे लिया गया बल्कि वर्चुअल चीजें भी उन्हें दिखाई गई जो असल में कभी प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं थी। तो यानी केवल केवल वर्चुअल चीजें दिखाकर लोगों से ये पैसा ले लिया गया। कुछ पता चला है अभिषेक, मोटा मोटा, मैं कोई जरूरी नहीं है कि कितने खरीदार थे जिनका पैसा फंसा और एक से अमूमन कितना पैसा इन्होंने उगा लिया, क्योंकि वो बेचारे तो EMI दे रहे होंगे। राजीव, सबसे छोटा प्रोजेक्ट भी 35 से 40 लाख रुपए से कम नहीं था। यानी उनका एक छोटा फ्लैट, यानी 1 BHK 2 BHK की जो फ्लैट्स थे वो भी 60 लाख 70 लाख और 40 लाख से उसकी इनिशियल शुरुआत थी। तो आप समझिए कि 40 लाख रुपए जिसने भी दिया होगा उसने अपने पूरे जीवन का संघर्ष के बाद ये पैसा, और अगर एक मिनट आपको रोकूंगा, अगर 21 का ये मामला दर्ज हुआ है तो जाहिर सी बात है 1 साल पहले पैसा दिया गया होगा। कोरोना की हालत में जब लोग बड़ी मुश्किल में पैसा खर्च कर पा रहे थे तो गाढ़ी कमाई थी, लोगों ने सोचा हमारा घर बन जाएगा, लेकिन वो पैसा कोरोना में फंस ही गया। बिल्कुल राजीव, इस बात में कोई दो राय नहीं। और कोरोना का फायदा सिर्फ ऐसे ही कई सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की, जिसमें रोहतास ग्रुप भी है, कि लोग इतना मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपनी चीजों को जाकर इतना देख नहीं पाएंगे। और इस तरह का विश्वास रोहतास इतने सालों से जता रहा था। शायद यही वजह थी कि जब ये सब कुछ हुआ तब लोगों को अंदाजा नहीं था कि असल में जो वो किस्तें भर रहे हैं वो वापस कभी उनको उनके मकान के तौर पर नहीं मिलने वाले। एक चीज और, क्या इस बात का अंदेशा है, क्योंकि 6 जगह छापेमारी लखनऊ में ही हुई है, यानी लखनऊ केंद्र है, कुछ अंदाजा, कुछ गट फीलिंग एजेंसीज की कि ये भारत में हो ही ना, भारत से बाहर हो और सेफ साउंड कहीं पर हो? राजीव, इस बात की पूरी तरह संभावनाएं हैं। जो कंपनी के ओनर्स, चाहे वो दीपक रस्तोगी या बाकी का नाम सामने आया है, ये लंबे समय से यहाँ दिखे नहीं। लखनऊ में इनका मेन ऑफिस था, इनका जो शुरुआत हुई वो लखनऊ से हुई, इसीलिए लखनऊ के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। लेकिन ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इस बात में कोई अंदेशा नहीं है कि कंपनी के डायरेक्टर्स को देखा नहीं लोगों ने पिछले 2-3 सालों से, उनके एम्प्लॉयज ने भी नहीं देखा। एम्प्लॉयज की अलग परेशानी है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनसे कहा जा रहा था कि आप काम करिए, चीजें देखी जाएंगी, इतने सालों से काम कर रहे हैं, यानी बहानेबाजी चल रही थी। और 21 के बाद से तो मुलाकात ही बंद हो गई। तो इस बात में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो विदेश में बैठे हों, किसी ऐसे देश को हो सकता है चुना हो जहां आसानी से प्रत्यर्पण संधि भी ना हो। ऐसे ही करते हैं लोग इस तरह के काम करने के बाद, और अब और एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेट करेंगी तो और साफ हो पाएंगी। वाकई नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इस तरीके के इशारे और इस तरीके का ज्ञान ऐसे अपराधियों में बांट गए हैं कि उसका फायदा हर कोई उठाने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप मेरे साथ जुड़े, इस जानकारी